हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इन टुडेज वीडियो वी विल बी गोइंग टू सी कि व्हाट दे डिड विद थ्री मेजर सेक्टर्स, दैट इज इंडस्ट्री के साथ उन्होंने क्या किया, फॉरेन ट्रेड के साथ उन्होंने क्या किया, और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन के साथ उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ, वो हम लोग इस वीडियो के लास्ट में पता करेंगे। 1947 तक ब्रिटिशर्स ने इन तीनों सेक्टर्स के साथ क्या किया है, वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। क्या इंडिया में ब्रिटिशर्स के समय इंडस्ट्री कंडीशन सही थी? तो हाँ, हम लोग भले ही छोटे लेवल के थे, भले ही हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में काम करते थे, बट इंडिया की इंडस्ट्री ने दो बड़े बड़े काम किए थे। पहला, किसानों को पूरी तरह सपोर्ट देना, और दूसरा, बहुत सारे लोगों को मास एम्प्लॉयमेंट देना। ब्रिटिशर्स के आने के बाद से ये सारी कंडीशंस खराब हो गई। ये कंडीशंस हुई क्या? ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद था, अपने यहाँ पर रॉ मटेरियल पहुंचाना इंडिया से, और इंडियन कस्टमर्स को, कोई बहुत कम कस्टमर, हमने एकदम काफी बड़ा बेस हमारा कस्टमर का, इन कस्टमर्स को उनके ही द्वारा बनाया हुआ हमारे माल से, हमारे रॉ मटेरियल से हमें ही कपड़े पहना। तो उन्हें अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को खिलाना पिलाना था, और अगर इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रहती तो ये पूरी तरह से उनके लिए अपोजिशन का काम करता। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, और देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर कहां था। तो नंबर 1, उन्होंने सबसे पहला काम किया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके। अब ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है आप किसी भी एरिया के इंडस्ट्रीज को खत्म करना शुरू कर दो। खत्म कैसे होंगे? तो कुछ मत करो, आप सिर्फ दो काम करो। सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट शुरू कहां से हुआ? तो जैसे ही इंडिया में कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हुआ, कॉमर्शियलाइजेशन से सारा कॉटन जो भी हम यहाँ बनाते थे वो सब इंग्लैंड के तरफ रवाना होता था, यहाँ के तरफ नहीं। और हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उनसे कोई कंपैरिजन नहीं कर पाते थे, और हमारा हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से बर्बाद होना शुरू हो गया। दूसरा, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करती थी। ब्रिटिशर्स को अपने इंडस्ट्रीज को भरण पोषण करना था, तो हाउ इज इट पॉसिबल to get raw material for these handicraft industry, and that is why in handicraft industries को raw material का अभाव कर देना। और जैसे ही इनको raw material का अभाव होगा, ये तुरंत कहाँ शिफ्ट करेंगे? ये शिफ्ट करेंगे दूसरे सेक्टर्स में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से खत्म होना शुरू हो गया। देन क्या हुआ क्या? फिनिश प्रोडक्ट्स क्या करते थे? उनके यहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट्स आते थे, ऑब्वियसली वो मशीन मेड हुआ करते थे। तो क्योंकि वो मशीन मेड्स होते थे, तो मशीन मेड सामान थोड़े ज्यादा सस्ते होते थे हैंडमेड सामानों से, और इसीलिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बर्बाद होनी शुरू होती चली गई। दूसरा मेजर कारण था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन के वजह से बहुत सारे प्रभाव पड़े, जिसमें से दो प्रभाव सबसे खतरनाक थे। दीज टू इफेक्ट्स आर वेरी डेंजरस। नंबर 1, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ज्यादा लोग जो पूरी तरह से इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट थे, अनएम्प्लॉयड हो गए, घर बैठ के कुछ नहीं करते। देन नेक्स्ट, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। जो भी ब्रिटेन से सामान आता था, वो सामान इनके कंपैरिजन में क्वालिटी में अच्छा भी होता था, सस्ता भी होता था। तो आपको क्वालिटी मिल रही है, आपको सस्ते सामान मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ब्रिटेन के मशीन मेड फैक्ट्री से आए हुए सामानों को खरीदेंगे, न कि हैंडमेड गुड्स को। ठीक। देन नेक्स्ट, इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है क्या? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब ऐसे एसेट्स का निर्माण करना जो कुछ और चीजें बनाए। एग्जाम्पल, मशीन्स। हमारे यहाँ ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी जो कैपिटल गुड्स में इन्वॉल्व हो, और थी भी तो उतनी रेयर थी कि आप पूछ रहे। जैसे टाटा इंडस्ट्रीज ने उसको स्टार्ट किया था, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को, उसको छोड़ के हमारे पास कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। तो इट वॉज वेरी लेस। एंड अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पर प्रमोशन करने आते तो उनके देश का मशीन्स कैसे चलता? तो इन मशीनों को रेगुलर चलाने के लिए इंडिया में किसी भी तरह के कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दिया गया, कोई प्रमोशन नहीं किया गया। प्रमोशन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, या बहुत लेस कंट्रीब्यूशन था,
जो एग्रीकल्चर करता है। एंड लास्ट, पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड रोल। पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड रोल का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर से 3 ही 4 इंडस्ट्रीज में थे, 3 ही 4 सेक्टर्स में थे, रेलवेज में, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन और पोर्ट्स में। इन चीजों को छोड़ के पब्लिक सेक्टर कहीं पर भी अपना योगदान नहीं दे रही थी, जिसके वजह से इंडस्ट्रीज फल फूल नहीं पाई, बढ़ नहीं पाई। ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर चलाता कौन था? तो पब्लिक सेक्टर चलाने वाले ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, क्वीन ऑफ विक्टोरिया थी, जो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल कर रही थी, और वो नहीं चाहती थी कि यहाँ की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले, क्योंकि उनकी यहाँ की इंडस्ट्रीज कमजोर पड़ जाती, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट बेस है। बच्चों, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज को खत्म होने का यही मेजर रीजन है। सबसे पहला रीजन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया। दूसरा बड़ा रीजन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एडवर्स इफेक्ट पड़े। तीसरा, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पे कोई बढ़ावा नहीं दिया गया, बहुत लेस कंट्रीब्यूशन था उसका जीडीपी में। एंड लास्ट, पब्लिक सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, या बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट था। इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब करते हैं कि कैसे ब्रिटेन के समय में हमारा फॉरेन ट्रेड हुआ करता। फॉरेन ट्रेड हमारे पास कुछ खास था नहीं। क्यों? हमारे पास सिर्फ एक ही इंसान था, वो था ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर से लेना, ब्रिटिशर से देना, तो फॉरेन ट्रेड का है। हम लोग पूरी तरह से कॉलोनियल रूल के अंदर जी रहे थे और अपना हर चीज समर्पित कर रहे थे ब्रिटेन को। हो क्या रहा था, हमारा जो फ्लो था फॉरेन ट्रेड का, फॉरेन ट्रेड क्या होता था आपको पता ही है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज्यादा, आपका डॉलर ज्यादा आएंगे, इंपोर्ट ज्यादा, तो आपको डॉलर का व्यवस्था करके देना हो। क्यों? क्योंकि आप हर चीजों को मंगा रहे हैं और आपको पे करने के लिए डॉलर नहीं है। क्यों? वहां पे आप रुपए में पे नहीं कर सकते हैं, दे विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ रुपी। तो हमारे साथ हो क्या रहा था, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा था। क्या हो रहा था, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे प्राइमरी प्रोडक्ट को और इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स को, एग्जैक्ट उल्टा कर रहे थे। जो चीज एक्सपोर्ट करनी चाहिए वो चीज इंपोर्ट कर रहे थे, जो चीज इंपोर्ट करनी चाहिए थी वो चीज एक्सपोर्ट कर रहे थे। हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम यहाँ से अपना प्रेशियस रॉ मटेरियल विदेशों में भेज रहे थे, दैट इज ब्रिटेन में भेज रहे थे, और हम हमारा खुद का रॉ मटेरियल खुद पहन रहे थे फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करवा के। कहाँ से इंपोर्ट करवाते थे? तो एक ही जगह से इंपोर्ट कराते थे, वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चलने की वजह से हमारा सारा इंपोर्ट वहीं से होता था फिनिश गुड्स के तौर पर। दूसरा, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे अपने सारे कॉटन, जूट, टोबैको, रबड़ एंड शुगर एंड मेनी थिंग्स वी वर एक्सपोर्टिंग, दैट वाज कंप्लीटली प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इट वाज नॉट गुड। देन नेक्स्ट, ब्रिटेन के साथ हमारी मोनोपोली थी। हमारे फॉरेन ट्रेड में पूरी तरह से ब्रिटेन का कब्जा था। मोर देन हाफ ऑफ द शेयर्स वॉज ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली। हमारे फॉरेन ट्रेड में ब्रिटिशर्स का हाफ से भी ज्यादा परसेंट था, 50% से ज्यादा उनसे ट्रेड करते थे। बाकी कौन से देश थे? कुछ तो श्रीलंका था, कुछ ईरान से हम लोग करते थे, और कुछ चीजें हम लोग अगल बगल के देशों से ट्रेड किया करते थे। देन नेक्स्ट, 1869 में जो सुएज कनाल बन गया, सुएज कनाल पता ही है, मेडिटेरेनियन सी में, रेड सी में जो है, सुएज कनाल के बनने के वजह से ब्रिटेन और इंडिया की दूरी और कम हो गई, और ये ब्रिटेन वालों के लिए स्वर्ग साबित हुआ। उन्हें इंडिया तक अपने सामान को पहुंचाने में और यहाँ सामान ले जाने में और ज्यादा आसानी होने लग गई सुएज कनाल के बनने की वजह से। अदरवाइज उनको पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्रॉस करके जाना पड़ता था। अब वो नहीं है, अब उनके पास एक शॉर्टकट है यहाँ से। 1869 में सुएज कनाल बनने के बाद से हमारी कंडीशन और खराब हो गई। ब्रिटेन के लिए वो पूरा का पूरा शॉर्ट रीच पहुंच गया और हम अपने रॉ मटेरियल को और आसानी से वहां तक पहुंचा सकते थे, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक था। देन नेक्स्ट, ब्रिटेन ऑफ वेल्थ, एक्सपोर्ट सरप्लस होने की वजह से हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे। अच्छी बात है कि वी वर एक्सपोर्टिंग मोर, बट द प्रॉब्लम वाज व्हाट वी वर एक्सपोर्टिंग प्राइमरी प्रोडक्ट्स। हम हमारा ही सामान इस्तेमाल कर रहे थे दूसरे के यहाँ जाके बनवा के, है नहीं? तो हुआ क्या, एक्सपोर्ट सरप्लस में तो हम थे, पैसे तो हमारे पास काफी थे, बट वो पैसे हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे थे? वो पैसे हम 3 जगह इस्तेमाल कर रहे थे जो हमारे किसी काम का नहीं था। पहला, जो भी ब्रिटिश के ऑफिसर, जो भी ब्रिटेन के ऑफिसर्स थे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे ब्रिटेन के, ब्रिटेन के ऑफिसर्स यहाँ पर आते थे, उन सारे ऑफिसर्स का रख रखाव, मेंटेनेंस इसी पैसे से इस्तेमाल होता था। देन नेक्स्ट, जितनी भी लड़ाइयां ब्रिटिशर्स लड़ेंगे
वो सारा का सारे लड़ाइयों का खर्चा, मेंटेनेंस इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस से होता था। देन इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, ऐसे बहुत सारे आइटम्स का इंपोर्ट दिखाया जाता था जो कभी होता नहीं था, तो इनविजिबल आइटम्स का इंपोर्ट पूरी तरह से चरम पर था। बच्चों, हमारा कंडीशन एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट करते थे, इंपोर्ट फिनिश गुड्स करते थे, हमारा सामान हम खुद इस्तेमाल करते थे दूसरे के यहाँ बनवाकर। देन मैं खुद टेलर हूँ, मैं खुद कपड़े बना सकता हूँ, लेकिन मैं अपना कपड़ा बगल वाले टेलर को दे रहा हूँ क्योंकि वो मशीन से बनाता है और मैं हाथ से बना रहा हूँ। तो बस यही डिफरेंस था, हमारी कंडीशन खराब हो गई थी। देन नेक्स्ट, पूरा का पूरा ब्रिटेन के ऊपर मोनोपोली था, हमारा सारा ट्रेड का हिस्सा वही लेकर जाते थे और जो भी फायदा में होता था वो सारा फायदा भी हमारा फायदा नहीं, उनका ही फायदा हुआ करता था, हमारा इसमें कुछ नहीं था। तो फॉरेन ट्रेड के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं था। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज इन अ वेरी बैड स्टेट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। देन नेक्स्ट, डेमोग्राफी कैसी थी, क्या हमारे पॉपुलेशन का सही मेंटेनेंस हो रहा था, क्या हमारे पॉपुलेशन की सही स्टैंडर्ड लिविंग थी। तो याद रखना, ब्रिटिशर्स के ही समय में, दैट इज द ईयर ऑफ 1921 was considered to be the year of great divide। उससे पहले कुछ और देखते हैं, इसको कैसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते वो देखते हैं। 1881 में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस किया। ये ऑफिशियल सेंसस बताता है कि इंडिया की पॉपुलेशन उसमें कितनी थी, और उसी समय से हम लोग हर 10 साल पे अपना पॉपुलेशन करना शुरू कर देते हैं। 1921 को इंडियन हिस्ट्री का सबसे बुरा समय माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। ये ऐसा पहला साल है जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन घट गई। बच्चों, इंडिया जैसी कंट्री का अगर पॉपुलेशन घट रहा है, हमारा ग्रोथ रेट पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो गया था। अगर इंडिया जैसी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ घट रहा है, दैट मीन्स हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। 1921 में ऐसा क्या था, क्या ब्रिटिशर्स हमारे साथ ऐसा कर रहे थे जो हमारी कंडीशन ही थी। तो 1921 तक दिक्कत क्या थी, सबसे पहला हाई बर्थ रेट हुआ करता था और हाई डेथ रेट हुआ करता था। हमारे यहाँ बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थे, हर 1000 इंसान पे 48 बच्चे होते थे, और उसी रेशियो में डेथ रेट भी था, हर 1000 इंसानों पर 40 लोगों की डेथ कंपलसरी है। तो हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी। ब्रिटिशर्स ये बोल के आए थे कि इंडियंस पूरी तरह से इलिटरेट हैं, गंवार हैं, बट इलिटरेसी तो उन्होंने हमें दी थी 7%। देन नेक्स्ट, पुअर हेल्थ फैसिलिटी। हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर बहुत लचर व्यवस्था थी, हमारी कंडीशंस हेल्थ केयर फैसिलिटी में कहीं पर भी नहीं थी। छोटी से छोटी बीमारियों की वजह से भी लोगों की मौत हो जाती थी। तो हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा लो था। हॉस्पिटल्स तो सपने की बात थी, अगर किसी सुदूर गांव में किसी को कुछ हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते 3 से 4 दिन लग जाएंगे, और वो पॉसिबल ही नहीं कोई बच्चे। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे उस समय लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा थी। द लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स हाउ मच ईयर यू कैन लिव, आप अपनी ज़िंदगी कितने साल तक जी सकते हैं। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स के समय तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ और सिर्फ 44 ईयर्स की थी, आज वो 67 की है। 44 ईयर्स बहुत ज़्यादा कम है। देन नेक्स्ट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर बच्चे ने जन्म ले भी लिया, अगर उसका जन्म हो गया, उसके जन्म के बाद के 1 साल सबसे क्रूशियल होते हैं, क्या वो अपने जन्म के 1 साल तक जी पाएगा, तो इसी बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इंडिया में ये अलार्मिंग रेट पे था, दैट इज 218, हर 1000 पे 218 बच्चे 1 साल का एज नहीं देख पाएंगे। देन नेक्स्ट, दैट इज ऑल अबाउट इट। तो ब्रिटिशर्स के समय हमारी डेमोग्राफी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, वो इससे पता चलता है। 1921 विल बी कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये हमेशा ध्यान रखना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों, हमारा पॉपुलेशन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा था, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो दैट वाज ऑल अबाउट द 3 मेजर सेक्टर्स, दैट इज इंडस्ट्रीज, फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफी। हम लोगों ने इस चैप्टर में 4 मेजर सेक्टर्स कर लिए हैं, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफी। क्या हमारी कंडीशन थी आपने देख लिया है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पूरी तरह से बर्बाद थी, इसे सुधारा कैसे जाए, यही हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ने वाले हैं। 1947 से लेकर आज तक का सफर हमने कैसे किया है, यही बुक इसी बारे में बताती है। तो वी विल बी कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट वीडियोस। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग
my channel. Thank you and have a nice day.